हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो हमने पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है और बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हमने कंप्लीट किया है। मैंने एनसीईआरटी की जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है ना, उसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके आपको वर्ल्ड टू वर्ल्ड एनसीईआरटी कराई है। और अगर एनसीईआरटी यहाँ पर है तो मैंने आपको इस लेवल का कराया है। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा कि जितने लेक्चर्स मैंने आपको कराए, जितना पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पढ़ाया, उसका इंपॉर्टेंस आपको आज इस वीडियो के बाद पता लग जाएगा। क्योंकि पीरियोडिक टेबल से आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 37 सालों में, 1988 से, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब से हम आज तक जितने भी पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे गए हैं एआईपीएमटी या नीट में, आज हम बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में सारे क्वेश्चन उड़ाने वाले हैं। और हर क्वेश्चन के पीछे हमको रीजन भी पता होगा कि सर इसका आंसर अगर ये आया है तो इसके पीछे रीजन ये है। बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से हर क्वेश्चन आपको आ जाएगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि हमारे जो पेपर होते हैं ना, वहां पर जो पीवाईक्यू होते हैं कितने रिपीट होते हैं। अभी मैं नीट 2024 की बात करूं, 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिपीट हो रखे हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा। तो ये पिछले 37 साल के पेपर करने के बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। और ऐसे ही हम पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में करेंगे और बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपनी स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि नीट 2025 में जो पेपर आएगा वहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन ऑलरेडी हमने यहाँ पर लेक्चर्स के दौरान किया रहेगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए करते हैं अपना आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एआईपीएमटी 1989। ठीक है, तो एआईपीएमटी 1989 में अपना पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सबसे छोटा साइज किसका होगा। ठीक है, मेरे को पता है सर, जब मैं ग्रुप की बात करता हूं, जैसे ली, ना, की, रब, से, ठीक है, जैसे मेरा दूसरा ग्रुप हो गया बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप। जैसे मेरे अगर चारों ऑप्शन क्या होते हैं ना, मेरे अगर चारों ऑप्शन क्या होते हैं, सिर्फ एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, तो मैं क्या बोलता, सर जो ग्रुप में नीचे जाने पर मुझे पता है, सर मुझे पता है ग्रुप में नीचे जाने पर रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, साइज बढ़ता है। तो जो जितना नीचे एलिमेंट होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा और जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा उसका साइज उतना छोटा होगा। ठीक है, पर यहाँ पर दिक्कत क्या हुई ना सर, यहाँ पर जो इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं ना, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अपने फर्स्ट ग्रुप के हैं और कुछ ऑप्शंस अपने सेकंड ग्रुप के हैं। ठीक है, तो देख, जैसे लिथियम और सोडियम, देख लिथियम और सोडियम ये तो अपने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए, पर बेटा और मांगे, बेटा, बेरिलियम और मैग्नीशियम ये तो अपने सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन करा रहे हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच में, पर कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर के दौरान मैंने आपको बता रखा था एस ब्लॉक वाले में, जब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाए और वो मिक्स आए, कुछ फर्स्ट ग्रुप के हो जाए कुछ सेकंड ग्रुप के हो जाए, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था मन से अगर पढ़ोगे, मन से अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने को मन बनाना था, तो ये बनाया मैंने मन, एम, ये बना अपना एम। ठीक है, अब क्या बनाना है हमको, एन बनाना है, ये बना दिया मैंने अपना एन। ठीक है, तो ये हमको पता था। और यहाँ पर सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा, जो ग्रुप में सबसे नीचे होगा तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सीजियम का होगा, और सबसे कम किसका होगा, बेरिलियम का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब फर्स्ट ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स हो और कुछ एलिमेंट सेकंड ग्रुप के हो, तब हमको यहाँ पर मन वाला कंसेप्ट लगाना है। तो यहाँ पर हमको पता लग गया कि जितने हमको ऑप्शन दे रखे थे उनमें से सबसे छोटा किसका होगा सर, बेरिलियम का होगा, क्योंकि देख बेरिलियम सबसे इधर आ रहा है। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, बेटा। आंसर मेरा क्या आ जाएगा, बेटा, मतलब बेरिलियम। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट है, कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, उस कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हमको आगे बढ़ना है। हमारा नीट 2025 में भी जो क्वेश्चन आएगा ना, वो गारंटी मान लो यहीं से आने वाला है। ठीक है, क्योंकि नीट 2024 में भी जो 2 क्वेश्चन आए थे ना, वो ऑलरेडी पहले रिपीट हो चुके हैं। समझ में आई बात। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है अपने को, इन द पीरियोडिक टेबल विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, देखते हैं अपन। देख, ग्रुप 1 एलिमेंट्स हो गए और इधर हो गए अपने ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स। सर ग्रुप 1 में एल्कली मेटल्स आते हैं, मतलब यहाँ पर क्या आते हैं सर, मेटल्स आते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 में तो नॉन मेटल्स आते हैं वहां पर, क्योंकि हेलोजन्स आते हैं। ठीक है सर, ठीक है, तो यहाँ पर देख, यहाँ पर मेटल्स आते हैं, मतलब ग्रुप 1 जो एलिमेंट्स होंगे उनकी मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगी, और जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होंगे उनकी नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर नॉन मेटल्स आ रहे हैं ना। तो अगर मैं किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊं,
तो कॉमन सेंस की बात है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ उधर तो नॉन मेटल्स आ रहे हैं ना, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा, पर जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, घट रहा होगा। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, मेटेलिक कैरेक्टर पूछा हुआ है ना, तो पीरियड में हमको पता लग गया, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो डिक्रीज इन अ पीरियड, डिक्रीज इन अ पीरियड, तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन डी भी सही हो सकता है। अब बात करते हैं अपन ग्रुप की, अब बात करते हैं अपन ग्रुप की। सॉरी। तो ग्रुप में क्या होता है सीन, जैसे मैं ग्रुप की बात करता हूँ ना, तो ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है, हमको पता है सर सेल्स बढ़ते रहते हैं, सेल्स क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट होगा ना उसमें बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाला सेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को तो अपन बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो भाई जो इतने दूर है ना न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस को उसको अट्रैक्ट करने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो वो आसानी से भाग सकता है। और मेटल्स की प्रॉपर्टी मैंने आपको यही तो बोली थी, मेटल्स क्या होते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को भगा दे। तो ऑब्वियस सी बात है, पता लग गया ग्रुप में जो सबसे नीचे एलिमेंट होगा उसके पास इतने ज्यादा सेल्स है ना, तो जो सबसे बाहर वाला सेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन बैठा होगा उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आसानी से भाग जाएगा भाई। ठीक है, मतलब वहां पर मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा ना, जो सबसे नीचे होगा किसी ग्रुप में। तो यहाँ पर हमको पता लग गया ग्रुप में ना, ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मेटेलिक कैरेक्टर अपना क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि डिक्रीज इन अ पीरियड एंड डिक्रीज इन अ ग्रुप। गलत बात सर, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज इन अ पीरियड बट इंक्रीज इन अ ग्रुप। ग्रुप में क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अपने से पूछ रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वहां पर 4 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है। अब आगे क्या बोल रही है, विच एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू सेम फैमिली एज अदर। फैमिली का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो 4 ऑप्शन है ना उनमें से 3 ऑप्शन तो कहीं ना कहीं एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, पर एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हमको ढूंढना है जो कहीं ना कहीं अलग ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, देखते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी को अगर तुम देखो तो इधर पूरा कंप्लीट है, ऑर्बिटल सारे कंप्लीटली फिल्ड है, यस सर। इसमें भी देख कंप्लीटली फिल्ड है, यस सर। इसमें भी देख कंप्लीटली फिल्ड है, यस सर। और इसमें भी देख कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, मतलब जो लास्ट वाला है ना अपना, उसी से अपन निकाल सकते हैं। देख ये देख S2 लिखा हुआ है, मतलब एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में जाएगा। ये एस ब्लॉक का पहला ग्रुप होता है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप कौन सा होता है, सेकंड ग्रुप ही होता है, मतलब ये अपना सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। यहाँ पर भी देख S2 लिखा हुआ है, मतलब ये अपना सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। यहाँ पर भी देख S2 लिखा हुआ है, मतलब ये अपना सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है P5, सर ये तो अपना 17th ग्रुप का एलिमेंट है। P5 का मतलब होता है कि P ब्लॉक में फिफ्थ ग्रुप। P ब्लॉक का पहला ग्रुप कब आता है, 13th वाला ग्रुप आता है ना, बोरोन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर फिफ्थ ग्रुप है पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक का फिफ्थ ग्रुप मतलब सेकंड लास्ट ग्रुप, क्योंकि पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप होते हैं ना, 13 14 15 16 17 18। तो सिक्स्थ ग्रुप तो कौन सा होता है, अपना नोबल गैस वाला होता है। तो यहाँ पर ये फिफ्थ ग्रुप लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर पता लग गया कि ये 17th ग्रुप की बात कर रहे हैं। ये एलिमेंट जो जाएगा वो कौन सा होगा सर, 17th ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तो अपने सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, पर जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो 17th ग्रुप का एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर हमको ये अलग ग्रुप ही तो ढूंढना था कि जो एलिमेंट किसी अलग ग्रुप में होगा, बाकी सब एक ही ग्रुप में होंगे। तो यही हमको ऑप्शन ढूंढना था। आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी। अब हम बात करते हैं AIPMT 1992 की। ठीक है, तो AIPMT 1992 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल फॉर्म एनायंस मोर रेडिली। रेडिली मतलब फास्टली, जो कितने जल्दी एनायन बना सकता है। एनायन का मतलब क्या होता है सर, हमको पता है एनायन मतलब खोपड़ी में माइनस चार्ज। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो यहाँ पर एनायन सबसे जल्दी कौन बना सकता है, कॉमन सेंस की बात है, जिसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है, जो हेलोजेंस होते हैं ना 70 ग्रुप के एलिमेंट्स, वो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है कि नहीं होती। तो वहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उनके पास टेंडेंसी बहुत ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, यस सर। और इलेक्ट्रॉन्स अगर अट्रैक्ट हो जाएंगे खुद पे तो नेगेटिव चार्ज खोपड़ी में आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। तो इसी को तो एनायन बोलते हैं। तो यहाँ पर एनायन सबसे फास्टली कौन बना सकते हैं सर, हेलोजेंस बना सकते हैं। आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, अब आता है अपना AIPMT 1993। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 अपने से क्या पूछ रहा है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज डेट। नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ढूंढनी है।
तो हमको पता है नॉन मेटल्स मतलब मैं बोल सकता हूँ 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, मतलब हेलोजन्स होंगे। ठीक है, तो हेलोजन्स के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ। मैंने बताया था आपको यार, जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो तो सर अपने क्या होते हैं, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, किसकी तरह बिहेव करते हैं सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, गलत है सर। जो नॉन मेटल्स होते हैं सर वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये बोल रहा है कि बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो कैटायन बनाएंगे कि एनायन बनाएंगे सर, एनायन बनाएंगे ना। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये कैटायन बनाएंगे सर, गलत बात है। और हमको पता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर मैंने लिख दिया जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाली। और अगर तुमने पूरे लेक्चर्स अच्छे से देखे हुए, तमीज से देखे हुए ना, तो यहाँ पर पूरे 37 साल के क्वेश्चन जब हम कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मुश्किल था और ये हमने लेक्चर्स में नहीं पढ़ा। बिल्कुल सारे कंसेप्ट लेक्चर्स में अच्छे से बता रखे हैं और बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बता रखे हैं, कोई भी दिक्कत आपको क्वेश्चंस करते हुए नहीं होने वाली। अब अपन आगे बढ़ते हैं। Which of the following has minimum value of cation anion ratio? ठीक है, ये भी हमने आपको बता रखा था कैटायन एनायन रेशियो, और यहां पर पूछा गया सर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ऊपर मैं लिख देता हूं कैटायन और नीचे मैं लिखता हूं एनायन। ठीक है, अगर खुद से सोचो तुम, अगर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है इनकी, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब कैटायन का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा हो, और एनायन का साइज क्या हो, बहुत छोटा हो, तभी तो वैल्यू बढ़ आएगी ना। देखो तुम अगर ऊपर बहुत बड़ा डिजिट लिख दो और नीचे तुम बहुत छोटा डिजिट लिख दो, तभी तो तुम्हारी वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। ठीक है, पर यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मिनिमम वैल्यू बताओ, क्या बताओ सर, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो अगर कैटायन एनायन रेशियो की मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो अब कैटायन क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, और एनायन क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। क्योंकि बेसिक मैथ का बात है यार, अगर ऊपर वाला नंबर बहुत छोटा हो और जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो बहुत बड़ा हो जाए, तो वैल्यू क्या आएगी, बहुत छोटी आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिनिमम ही तो निकालना है, मतलब जो ऊपर वाला है, मतलब जो कैटायन है उसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, ये हमको यहाँ पर बोल रहे हैं। तो अपन देखते हैं, कैटायन का साइज सबसे छोटा ढूंढना है अपने को। तो यहाँ पर कैटायन कौन कौन से हैं, एक तो अपना सोडियम है यहाँ पर, एक अपना पोटेशियम आ रहा है, एक अपना मैग्नीशियम आ रहा है और एक अपना कैल्शियम आ रहा है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि यहाँ पर मिक्स वाला खेल आ गया ना, कुछ एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप के हैं, कुछ एलिमेंट्स सेकंड ग्रुप के हैं। तो यहाँ पर मैं कौन सा कंसेप्ट लगाऊंगा, मन लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, ली ना की रब से बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। यहाँ पर मैं बना देता हूँ मन। ठीक है, इसका सबसे छोटा होगा और इसका सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं सर, सोडियम है, ये रहा सोडियम, पोटेशियम है, ये रहा पोटेशियम, मैग्नीशियम है, ये रहा मैग्नीशियम, कैल्शियम है, ये रहा कैल्शियम। तो यहाँ पर इनमें से सबसे ज्यादा साइज किसका हो रहा है सर, पोटेशियम का हो रहा है, फिर किसका आ रहा है, कैल्शियम का आ रहा है, फिर किसका आ रहा है, सोडियम का आ रहा है, और सबसे कम किसका आ रहा है यहाँ पर, मैग्नीशियम का आ रहा है। हमको सबसे छोटा ढूंढना था ना, तो मैग्नीशियम वाला आंसर मेरा आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे को अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में दिखता मैग्नीशियम, मान लो मैग्नीशियम का यहाँ पर एक और ऑप्शन होता, ठीक है, तो यहाँ पर फिर मुझे ना एनायन का भी देखना पड़ता, एनायन का मुझे सबसे बड़ा साइज ढूंढना होता, पर यहाँ पर मैग्नीशियम सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर अगर इसको टिक मार दूंगा ना, तो तुम मान लो तुम्हारा 100% आंसर क्या होने वाला है, सही ही होने वाला है, तुम्हारा 100% आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें एनायन भी नहीं देखना पड़ा, फिर भी तुम्हारा आंसर क्या हो गया, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7 है, AIPMT 1993 की बात चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन। एनायन मतलब सर जिनकी खोपड़ी में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी ढूंढनी है कि एनायन बनाने के लिए कौन तड़प रहे हैं, जिनको बहुत जरूरत है कि हम एनायन बना दें। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है, वो कौन होंगे, अपने नॉन मेटल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है नॉन मेटल्स कौन होते हैं सर, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही वही नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख ये अपने नॉन मेटल्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इनकी खोपड़ी में तुमने देखा भी होगा यार, नाइट्रोजन की खोपड़ी में -3 लिखा रहता है, ऑक्सीजन की खोपड़ी में -2 लिखा रहता है, और फ्लोरीन की खोपड़ी में -1 लिखा रहता है। तो यहाँ पर ये एनायन बना लेते हैं यार। बाकी देख ये तो यहाँ पर सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो गया, इसकी खोपड़ी में तो +1 चार्ज रहेगा। ये अपने एलिमेंट्स किसके हो गए, डी ब्लॉक के हो गए,
ये एलिमेंट्स अपने किसके हो गए, डी ब्लॉक के हो गए। तो यहाँ पर आंसर हमारा ना तो बी आएगा, ना तो डी आएगा, ना तो ए आएगा, आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन है ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, नॉन मेटल्स हैं, और यही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और एनायन बना लेते हैं। हमको क्वेश्चन यही तो पूछा हुआ था कि एनायन बनाने की स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी किसकी होगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था ना। हाँ यार सर बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 8, AIPMT 1993 की बात चल रही है। Which electronic configuration of an element has abnormally high difference between the second and third ionization energy? ठीक है, तो आपको लगते होंगे ये बहुत भयंकर क्वेश्चन लगते होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते होंगे, आपके क्वेश्चन ये गलत भी होते होंगे, पर अब मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है, मैंने आपको लेक्चर्स अच्छे से आपने देख रखे होंगे, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली। सॉरी, अब देख, विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज एबनॉर्मली, मतलब यहां पर बहुत ज्यादा एबनॉर्मली क्या हो गया, हाई वैल्यू आ गई किसकी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। ठीक है, मतलब जो मैंने कंसेप्ट बताया था आपको सडन सडन जंप वाला, वही केल है यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे को पता है कि अगर मैं पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी यहाँ पर लगेगी। जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा वहां पर जितनी एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे मैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और जब मैं तीसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो यहाँ पर जितनी एनर्जी लगी होगी उसको बोलते हैं अपन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयोनाइजेशन एनर्जी नॉर्मल थी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो भी आयोनाइजेशन एनर्जी नॉर्मल थी, पर यहाँ पर जब इन्होंने सेकंड एंड थर्ड के बीच में देखा, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत भयंकर सडन जंप आ गया, मतलब बहुत भयंकर एबनॉर्मल हाई डिफरेंस आ गया। मतलब जब इन्होंने थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला ना तो यहाँ पर जो एनर्जी लगी वो बहुत ज्यादा लगी। तो कॉमन सेंस की बात है यार, कॉमन सेंस की बात है कि बहुत ज्यादा एनर्जी कब लगेगी, जब वहां पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी। अगर किसी की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और वहां पर तुम जबरदस्ती बोलो कि हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो निकालने नहीं देगा। तो तुमने जबरदस्ती बोल दिया कि हम तो निकाल के ही रहेंगे, तो वो बोलेगा कि तुमको बहुत ज्यादा अब एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके वहां से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, अगर मैं ए की बात करूं तो देख यहाँ पर S1 है, तो इस S1 का जो वाला इलेक्ट्रॉन है वो अगर मैं निकाल दूंगा तो बहुत आसानी से बहुत कम एनर्जी के साथ निकल जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर उसको निकालने के बाद अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बची है ना वो बहुत स्टेबल है। तो यहाँ पर अगर मेरे को दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, पर हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। अब मैं ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करूं, देख H2 है, ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला आसानी से निकल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला आसानी से निकल जाएगा। अब हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई नोबल गैस की। ठीक है, तो अब जिस दिन मैंने इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करी, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करी, यहाँ पर तुम एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे यही तो पूछ रहा था कि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वहां पर उसको निकालने के लिए तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। तो आंसर इसमें से ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और ये अपना AIPMT 1993 का क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33, एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का क्या है, 33 है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको हम कौन से ग्रुप में रखें, इसको अपन कौन से ग्रुप में रखें। तो जब मैंने आपको ये बताया था कि किसको कौन से ग्रुप में रखें, कौन से ब्लॉक में रखें, कौन से पीरियड में रखें, तो वहां पर हम क्या खेलते हैं, हमको नोबल गैस की नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन और ये ओगेनर्सन। हीलियम का कितना होता है, 2, 10, 18, 36, 54, 86 और ये 118। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर 33 है, तो कॉमन सेंस की बात है वो इस वाली लाइन में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नोबल गैस होते हैं इनका ग्रुप कौन सा होता है, 18th ग्रुप होता है। ठीक है, तो मतलब 33 वाला अपना इस वाले लाइन में आएगा, इस वाले पीरियड में आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 33। ठीक है, तो देख 36 से पहले 35 भी तो आएगा, उससे पहले 34 भी तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है कि अगर 36 वाला जो
एटॉमिक नंबर है वो 18th ग्रुप का है, तो 35 वाला एटॉमिक नंबर होगा वो कौन से ग्रुप का होगा सर? 17th ग्रुप का होगा। जो 34 वाला एटॉमिक नंबर होगा वो अपना 16th ग्रुप का एलिमेंट होगा। जो 33 एटॉमिक नंबर होगा वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा सर? 15th का होगा। और हम जो 33 तो पूछा हुआ था, तो आंसर मेरा आ गया कि ये अपना 15th ग्रुप का एलिमेंट होगा, ये अपना 15th ग्रुप का एलिमेंट होगा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत है। पर यहाँ पर जब मैंने ऑप्शन देखे तो 15th ग्रुप तो कहीं मिल ही नहीं रहा, 15th ग्रुप तो कहीं मिल ही नहीं रहा। पर ये क्वेश्चन अगर आज की डेट में आएगा ना तो वहां पर तुमको ऑप्शन मिल जाएगा 15th ग्रुप, ठीक है। पर ये क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है? 1993 का पूछा हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंडलीव के हिसाब से, और मेंडलीव ने अपनी टेबल में बताया था कि जो 15th ग्रुप होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं? 5th ए भी तो बोलते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है लेक्चर्स में, मैंने आपको हर चीज कवर करा रखी है जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो 15th ग्रुप को अपन क्या बोलते थे? 5th ए बोलते थे। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल चंद सेकंडों का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अपन। इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में तुम अगर लेफ्ट से राइट जाओगे, ठीक है, तो यहां पर तुम बोलो कि एटॉमिक वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, एटॉमिक वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा। बस तुम इतना ध्यान रखना, जो वॉल्यूम होता है ना एटॉमिक वॉल्यूम, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेडियस के। तो तुमको अगर रेडियस का आता है ना तो तुम्हारा एटॉमिक वॉल्यूम को भी वही सीक्वेंस आएगा, ठीक है। तो रेडियस की अपन बात करते हैं। यहाँ पर आया अपना फर्स्ट ग्रुप, यहाँ पर आएगा अपना 17th ग्रुप, और यहाँ पर आएगा अपना 18th ग्रुप, ठीक है। रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होती है मैंने आपको बता रखा है सर। जो नोबल गैसेस होते हैं ना वहां पर वैंडर वाल रेडियस होती है भाई। वैंडर वाल रेडियस में बीच में कोई बॉन्ड भी नहीं बनता, उसकी वैल्यू ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आ रही थी। तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होता है सर? नोबल गैस का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद किसका होता है? उसके बाद होता है अपना एल्कली मेटल्स का। क्योंकि हमको पता है जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा रेडियस क्या हो रहा था सर? घट रहा था, ठीक है। पर वो कब की बात चल रही थी? जब हम फर्स्ट ग्रुप से 17th ग्रुप तक जा रहे थे, ठीक है। क्योंकि इसका तो सबसे ज्यादा है ये हमको पता है, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट ग्रुप से 17th ग्रुप की तक जाएंगे किसी पीरियड में ना, तो यहाँ पर होगा क्या? हमारी रेडियस क्या होगी? घटेगी। रेडियस क्या होगी सर? घटेगी। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर रेडियस क्या होती है? घटती है। पर यहाँ पर फिर 17 से 18 जब मुझे जाना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि मुझे पता है कि जो 18th है वो तो नोबल गैसेस की बात आ गई, तो नोबल गैसेस का तो वहां पर वैंडरवाल रेडियस लगता है, वहां पर ऑब्वियस ही बात है उनका बहुत भयंकर रेडियस होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 से 18 की बात करूं तो फर्स्ट डिक्रीज बोल दूं क्या? फर्स्ट डिक्रीज बोल दूं क्या? यस सर। फिर बोल दूं देन इंक्रीज बोल दूं क्या? देन इंक्रीज। तो यहां पर मेरा आ जाएगा फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ये आंसर आ जाएगा। अगर मान लो ये ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं होता, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, तो तुम क्या बोलते? फिर तुम इसी को कंसीडर करते, फिर तुम बोलते कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर कहीं ना कहीं हमारा एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है सर? डिक्रीज होता है। फिर तुम आंसर मारते हो ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है, ज्यादा मोर करेक्ट ये है, तो मैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही मारूंगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपना AIPMT 1993 का। यहाँ पर मुझे कुछ कैटायन दे रखे हैं और ये क्या है सर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। हमको क्या निकालना है? आयोनिक साइज निकालना है, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है, बहुत सारे एग्जांपल भी प्रैक्टिस करा रखे हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर मैं इनके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है ना उनको सीक्वेंस में लिखता हूँ, ठीक है, घटते से बढ़ते क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ Na+, फिर मैं लिख रहा हूँ Mg+2, फिर मैं लिख रहा हूँ Al+3, फिर मैं लिख रहा हूँ Si+4, ठीक है। अब देखो ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ये +4 है। तो यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ ना तो सर बढ़ रहा है, सर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है भाई? मेरे को पता है जब यहाँ पर हम बोलते हैं कि बढ़ रहा है तो हमको बोलना होता है जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है सर, ठीक है। और जेड इफेक्टिव और एटॉमिक रेडियस का जो आयोनिक रेडियस का रिलेशन क्या होता है सर? इनवर्सली रिलेशन होता है, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा अपना? घटेगा, घटेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? Na+ का होगा। सबसे कम किसका होगा? Si+4 का। सबसे सबसे ज्यादा किसका होगा? Na+ का। और सबसे कम Si+4 का। तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान है क्या? कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब अपन इसकी बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज। बिल्कुल वही बात आ गई वहां पर। यहाँ पर देख, ये अपना एनायन है, ये अपना न्यूट्रल हो गया और ये अपना कैटायन हो गया। तो ऐसे वाले केस में जब हमको हमारे पास कैटायन एनायन दे रखे हो तो मेरे को पता है कि यहाँ पर अपने को क्या करना है ना, यहाँ पर अपने को सीक्वेंस में लगाना है। तो मैं बढ़ते क्रम में लगा रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने Na-1 लिख दिया, फिर मैंने न्यूट्रल लिख दिया Na0, फिर मैं लिख रहा हूँ
+1। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ सर बढ़ रहा है, पहले -1 था, फिर 0 हो गया, फिर +1 हो गया, सर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है भाई? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो रेडियस क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा, क्योंकि इनका इन्वर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा सर? Na-1 का। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और हमको पता है सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होता है? एनायन का होता है, फिर किसका होता है? न्यूट्रल वाले का होता है, फिर किसका होता है? कैटायन का होता है। तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान था। कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बात आती है AIPMT 1994 की। AIPMT 1994 की। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑक्साइड द वन विच इज मोस्ट बेसिक। यहाँ पर अपने को बेसिक ऑक्साइड ढूंढना है। ठीक है, और हमको पता है नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं सर? एसिडिक होते हैं। मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको लेक्चर में भी करा रखा है यार, ध्यान होगा आपको। ठीक है, तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक, मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक, तो हमको मेटल का ऑक्साइड ढूंढना है मतलब। ठीक है, Al2O3 सर ये तो एम्फोटेरिक होता है, ये तो अपना क्या होता है सर? एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बोले अली जान सुने प्रभु। ZNO भी अपना क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, N2 नाइट्रोजन तो अपना नॉन मेटल होता है, मतलब इसका जो ऑक्साइड होगा वो अपना क्या होगा सर? एसिडिक होगा सर। ठीक है, और ये अपना मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, और मैग्नीशियम मेटल है अगर, तो मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा सर? एसिडिक होगा कि नहीं होगा? सॉरी, बेसिक होगा कि नहीं होगा? यस सर, और हमको बेसिक ही तो ढूंढना था। तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अपन आगे, AIPMT 1995 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखी है। ठीक है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब ये जो एलिमेंट होगा ना, इसके नीचे वाला एलिमेंट हमको ढूंढना है, जस्ट बिलो वाला। ठीक है, तो हम इसका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। 3 और 2, 3 और 2 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है। 15 ही है ना? 2, 2, 4 और 6, 10, 11, 12, 13, 15। ठीक है, तो 15 इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब उसके नीचे वाला एलिमेंट हमको ढूंढना है, उसके नीचे वाला एलिमेंट हमको ढूंढना है। ठीक है, तो इन चीजों के लिए ना हम क्या करते हैं, किसका यूज लेते हैं? हम नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का यूज लेते हैं, और इन नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर का यूज लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा अपना हीलियम, फिर आएगा अपना नियोन, फिर आएगा अपना आर्गन, फिर आएगा अपना क्रिप्टॉन, फिर आएगा अपना जीनोन, फिर आएगा अपना रेडन। इसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86। मतलब जो 15 वाला होगा ना वो इस वाले पीरियड का एलिमेंट होगा, जिसमें नोबल गैस कौन सा आ रहा है? 18th आ रहा है। ठीक है, तो 15th। ठीक है, तो उसके नीचे वाला नोबल गैस का एटॉमिक नंबर कितना है? 36 है। ठीक है, तो 18 में से तुमने कितना माइनस किया कि 15 आया? -3 किया कि नहीं किया? ठीक है, तो 36 में से तुमको कितना माइनस करना पड़ेगा? -3 करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 33 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, 33 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, पीरियड नंबर बताओ, ब्लॉक बताओ, ग्रुप बताओ, इन सब में अपने को क्या करना होता है सर? हमको यहाँ पर नोबल गैस का हमको अगर एटॉमिक नंबर पता है तो हम पूरा खेल जाएंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं होगी। अगर तुम किसी कोचिंग में पढ़े होंगे, वहां पर तुमको पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, मैजिक नंबर याद करवाते रहते हैं कि मैजिक नंबर लगाओ 32, 16, वो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। वहां पर हमको वो कुछ याद ही नहीं करना यार, हमको यहाँ पर बस नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, हमारा खेल बन जाएगा। कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं अपन। AIPMT 1996 की बात चल रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज। वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख कैटायन एनायन के बारे में दे रखा है, तो मैं यहाँ पर इंक्रीजिंग सीक्वेंस में लगा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने F- लिखा, फिर मैं Na+ लिख रहा हूँ, फिर मैं Mg+2 लिख रहा हूँ, फिर मैं Al+3 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सर लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सर क्या बढ़ रहा है? सर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो रेडियस क्या होगा सर? घटेगा। तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा? F- का। और सबसे कम रेडियस किसका होगा? Al+3 का। यहाँ पर ये सबसे कम रेडियस पूछ रहे हैं, आंसर आ जाएगा मेरा Al+3। कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसान है ना? यस सर, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। वापस से वही क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑप्शंस जो दे रखे हैं कैटायन एनायन ही दे रखे हैं। मैं यहाँ पर इनको सीक्वेंस में लगा देता हूँ, घटते से बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले मैं S-2 लिखा, फिर मैंने Cl-1 लिखा, फिर मैंने K पॉजिटिव लिखा, फिर मैंने Ca+2 लिखा। तो मैं जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। सर क्या बढ़ रहा है? सर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो सर रेडियस क्या होगा? सर रेडियस घटेगा। तो यहाँ पर हमको सबसे लार्जेस्ट चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? S-2। आंसर आ जाएगा मेरा S-2।
कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है AIPMT 1997 की। ठीक है, वापस से वही क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर द साइज ऑफ आयोडीन स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनको सीक्वेंस में लिख देता हूँ। एक पहले मैं लिख रहा हूँ आई माइनस, फिर मैं लिख रहा हूँ आई जीरो, फिर मैं लिख रहा हूँ आई प्लस। तो जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो मेरा सर बढ़ रहा है। सर क्या बढ़ रहा है? सर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो सर रेडियस क्या होगा? सर घटेगा। तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा? सर आई माइनस का होगा। फिर किसका आएगा? आई जीरो का होगा। फिर किसका होगा? आई प्लस का होगा। ऑप्शन ढूंढ लो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है सर। आगे बढ़ते हैं अपन। द फर्स्ट AIPMT 1998 का क्वेश्चन है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयोनाइजेशन इंथैल्पी। मैंने बताया था आयोनाइजेशन इंथैल्पी का दूसरा नाम, उसको प्यार से अपन क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको किसका बीच में कंपैरिजन करना है? बरेलियम और बोरॉन के। ठीक है, मतलब सर ये तो अपने सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट की तो मैंने पूरी सीक्वेंस आपको रटवा रखी है यार। रटवा नहीं रखी, समझा रखी है। ठीक है, मतलब कंसेप्ट से समझा रखी है। तो देख, लिथियम, बरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सर इसके लास्ट में क्या होता है? 2p6। ये क्या होगा? 2p3। ये क्या होगा? 2s2। तो ये अपने क्या होते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। मैंने आपको बताया था हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई स्टेबल होगा और वहां से तुम अगर इलेक्ट्रॉन मांगोगे तो वो क्या आसानी से दे देगा? नहीं सर, उसको चाहिए कि तुम यहाँ पर बहुत मशक्कत करो, बहुत यहाँ पर तपस्या करो, तुमको बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, अगर मेरे को यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो। ठीक है, तो हमको पता है किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर मैं पूरी सीक्वेंस लिख लेता हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो सबसे पहले आएगा अपना नियोन। ठीक है, फिर आएगा अपना फ्लोरीन। ठीक है, फिर आएगा अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आना चाहिए था, पर ऑक्सीजन के बगल में कौन खड़ा है भाई? नाइट्रोजन खड़ा है। उसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहां पर उसकी ज्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन की। फिर आएगा अपना ऑक्सीजन, यस सर। फिर आएगा अपना कार्बन। कार्बन के बाद बोरोन आना चाहिए था, पर आ जाएगा बरीलियम, क्योंकि बरीलियम के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर उसके बाद आएगा बोरोन, और सबसे लास्ट में आएगा लिथियम। तो हमको यही तो पूछा हुआ था, यही तो पूछा हुआ था, बरीलियम और बोरोन। ठीक है, तो मतलब जो बरीलियम है ना, उसकी वैल्यू भी आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए, और बोरोन की कम आनी चाहिए। मतलब जो पहला वाला नंबर है ना वो ज्यादा होना चाहिए, दूसरा वाला नंबर छोटा होना चाहिए। तो देख ऑप्शन नंबर डी में पहला वाला नंबर बड़ा है, दूसरा वाला नंबर छोटा है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आसान था। यस सर। क्वेश्चन नंबर 19 आया। AIPMT 1999 की बात चल रही है। ठीक है, AIPMT 1999, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है, मैक्सिमम। ठीक है, हमको पता है जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है सर? इंक्रीज होती है। क्या होती है सर? इंक्रीज होती है। सबसे ज्यादा किसकी होगी सर? हेलोजेंस की होगी। और हेलोजेंस में भी सबसे ज्यादा किसकी होती है? थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट की होती है, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर थर्ड पीरियड की ना सेकंड पीरियड से ज्यादा हो जाती है। क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा मेरा क्लोरीन। क्लोरीन की तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। मैंने आपको लेक्चर में करा रखा है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको लेक्चर में जिसके बारे में नहीं बताया होगा। बिल्कुल अच्छे से सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको हर कंसेप्ट लेक्चर में बताया गया है। अगर आपने लेक्चर तमीज से देखे हुए ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हर क्वेश्चन के पीछे आपको कंसेप्ट भी पता होगा। यहाँ पर कोई तुक्के मारने वाली भी सिस्टम नहीं चलने वाला। यहाँ पर हमको जो हम आंसर टिक करने वाले हैं उसके पीछे हमको रीजन पता होगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा हुआ है। कोई दिक्कत हमारे नहीं होने वाली, हमारे कंसेप्ट के आंसर क्लियर है। तो आंसर आ गया अपना ऑप्शन नंबर सी। अब बात आती है अपनी AIPMT 2001 की। ठीक है, तो यहां पर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको अभी ऊपर कराया था, ये वाला देख, ये वाला। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं अपन सबसे ज्यादा किसका हुआ। तो सबसे ज्यादा किसका हो रहा है देख, कौन कौन से हैं यहाँ पर देख के ऑप्शन में। एक अपने को दे रखा है बरीलियम, फिर बोरोन, कार्बन, बरीलियम, बोरोन, कार्बन। ठीक है, और क्या दे रखा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर कार्बन का होगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन यहाँ पर भी दे रखा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन यहाँ पर भी दे रखा है। फिर उसके बाद क्या है? फिर बरीलियम और बोरोन। देख, बरीलियम, बोरोन, और यहाँ पर उल्टा दे रखा है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या? क्वेश्चन रिपीट हुआ, और तुमने देखे होंगे बहुत क्वेश्चन रिपीट ही हो चल रहे हैं यार।
अभी तुमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन कर लिए, और यहाँ पर कंसेप्ट कितने आए होंगे, लगभग 5 से 6 कंसेप्ट आए होंगे, सारे क्वेश्चन वापस से रिपीट ही चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर तुम पीवाईक्यू करोगे तो उसका फायदा ये होता है ना कि एक तो अपने को कॉन्फिडेंस मिलता है कि सर हम नीट के क्वेश्चन कर सकते हैं, हम नीट के क्वेश्चन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरी बात आती है कि यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत भयंकर प्रोबेबिलिटी होती है यार। तुम देखो यार कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 20 अभी क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन तब से रिपीट हो गए। और ये 2001 की बात चल रही है, 1999 उनकी पुरानी बातें चल रही है, उस टाइम रिपीट होते होंगे सर, अब नहीं होते होंगे। अभी देखेंगे अपन, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम्स हैं उनमें भी देखेंगे क्या क्वेश्चन अभी भी रिपीट होते हैं, तो अपने को और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी कि सर पीवाईक्यू करने का फायदा है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 AIPMT 2002। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग। इनमें से अपने को क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है, गंदी बात ढूंढनी है, ठीक है। सर ऐसे क्वेश्चन में मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है यार, सर मुझे नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, मैं छोड़ के आ जाता हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं होती भाई, देख सबसे पहले क्या अपना एसिडिक है, और एसिडिक की जब बात आएगी तो हम किससे निकालते हैं आंसर, मैंने आपको खेल बता रखा है, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। ये सब छोड़ो यार, तुम सबसे पहले क्या करना, जो तुमको सबसे आसान लगता है वो तुम देखना। जैसे तुम रेडियस की बात करो, तुम रेडियस तुमको निकालना आता है आसान से, ठीक है। तो देख यहाँ पर देख, ली ना की सीजियम, ली ना की रब से, ठीक है। तो यहाँ पर सबके ऊपर चार्ज भी सेम है, ठीक है। तो हमको पता है कि सर नीचे जाने पर रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, तो ये नीचे जा रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है, तो ये तो आंसर क्या सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होने वाला। अब यहाँ पर देख फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये निकालना हमको आता है। हमको कितनी बार हमने ऊपर देख लिया कि सर बरीलियम को बोरोन से ज्यादा होता है, ये बोल रहा है बोरोन की ज्यादा होती है बरीलियम से। कितनी बार हमने देख लिया कि बरीलियम की बोरोन से ज्यादा होती है, कितनी बार, 2-3 क्वेश्चन कर लिए भाई ऊपर, बरीलियम की ज्यादा होती है बोरोन से, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है, आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आंसर आ जाएगा, यस सर आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देख क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं, तुम खुद से देखो ना यार, मेरी बात मत मानो, तुम खुद से एनालाइज क्यों करो, कोई दिक्कत तुमको नहीं आने वाली। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत रिपीट होते हैं, और पीवाईक्यू करने का यही तो फायदा होता है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपने को एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखी है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको तुम कौन से ग्रुप में रखोगे। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना भाई, ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो तुम क्या करना, नोबल गैस से इसको सॉल्व करना, नोबल गैस से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब देख, और बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे भी कर देते हैं, देख जैसे हमने यहाँ पर किया था, जैसे हमने यहाँ पर किया था, देख हमने लास्ट वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी, सर S2 लिखा हुआ है, तो मतलब हमको पता लग गया कि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। मतलब एस का सेकंड, एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। एस ब्लॉक अपना एक तो फर्स्ट ग्रुप में आता है, एक सेकंड ग्रुप में आता है ना, तो S2 मतलब सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है ये, ठीक है। तो यहां से हमको पता लग गया, जैसे यहाँ पर लिखा होता P5, तो यहां से मुझे लग गया कि P ब्लॉक का फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, सर ये 17th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। मतलब हम जो पीछे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी होती है ना, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता लग गया। अब यहीं पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन क्वेश्चन में भी उन्हीं को सॉल्व यूज कर लेते हैं कि सर हमको बता रखा है सर ने, सर लास्ट में देखते हैं अपन S2 लिखा हुआ है, सर सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, ये मार दिया मैंने टिक, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो ये मैंने टिक मार दिया, और ये मैं घर आ गया खुशी खुशी। यहाँ पर मैंने इसको +4 मान के चल रहा था, ये जब क्वेश्चन जब आंसर किया ही तो पता लगा कि ये तो -5 हो गया, ये तो -5 हो गया भाई, ठीक है। तो 4 नंबर तो उसके कटे ही कटे, 1 नंबर और कट जाएगा तेरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये -5 तुमको नहीं करना, तो इसलिए तुम ध्यान से देख लो, जब तुम वो बोलते हो ना कि जो ये S2 है मैं सेकंड ग्रुप बोल दूंगा, ये तब बोलना है जब पहले जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कंप्लीटली फिल्ड होगी। यहाँ पर देख भाई D3 लिखा हुआ है, डी में टोटल 10 भर सकते हैं, तो इसका आंसर तेरे को यहीं से देना पड़ेगा D3 में। मतलब D3 मतलब पहला डी का ऑप्शन, सॉरी पहला डी का ग्रुप कौन सा था, थर्ड, दूसरा डी का ग्रुप कौन सा था, फोर्थ, और तीसरा डी का ग्रुप कौन सा था, फिफ्थ। मतलब D3 की बात कर रहे हैं, मतलब ये फिफ्थ ग्रुप की बात कर रहे हैं, आंसर इसका आएगा फिफ्थ ग्रुप। समझ में बात आई, ठीक है। तो जो तुम लास्ट में देख के करते हो वो तब देख रहे हैं जब आगे की पूरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होनी चाहिए, आगे पूरा कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। बहुत क्लियर हो गई। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, फिफ्थ ग्रुप हो जाएगा। या फिर तुम नोबल गैस से तुमको करना आता ही है, अगर तुमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो नोबल गैस से तुम कर ही सकते हो। देख एटॉमिक नंबर निकालो, 2 और 2 4, 6 10 12 18 21 और 22, 21 रुक जा, 2 2 4 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। 23 एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। तो देख हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, 2 10 18 36 54, तो
क्या इस वाला इस वाली लाइन में आएगा कि नहीं आएगा? क्या इस वाला इस वाली लाइन में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब देख 18, 18 के बाद क्या आएगा? 19 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 23 आएगा। ठीक है, तो 18 वाला जो एटॉमिक नंबर है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 18th ग्रुप का एलिमेंट है। उसके बाद कौन सा ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा? फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा इधर। तो ये फर्स्ट ग्रुप में होगा, ये सेकंड ग्रुप में, ये थर्ड ग्रुप में, ये फोर्थ ग्रुप में और ये फिफ्थ ग्रुप में। तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ गया कि आंसर क्या आने वाला है? फिफ्थ ग्रुप आने वाला है। तो एक क्वेश्चन करने के बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, तो इसका जल्दी तरीका तो यही होता है, हमको भी ऐसे ही सॉल्व करना होता है। पर अगर तुमको वो नहीं समझ में आ रहा तो तुम कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, ना कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब आती है बात AIPMT 2003 की। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन पूछा हुआ है द आयंस, यहाँ पर कुछ आयंस दे रखे हैं, वो क्या है सर? अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, द आयोनिक रेडियाई, तो यहाँ पर आयोनिक रेडियस निकालना है। तो पहले मैं सीक्वेंस में लगा देता हूँ सर, O-2, फिर F-, फिर Na+, फिर Mg+2, फिर Al+3। तो यहाँ से सर लेफ्ट से राइट जाने पर सर बढ़ रहा है। सर क्या बढ़ रहा है? सर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो सर रेडियस क्या हो रहा होगा? रेडियस सर घट रहा होगा। सबसे ज्यादा रेडियस इसका होगा O-2 का, और सबसे कम किसका होगा? Al+3 का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, द सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O-2 टू Al+3। मतलब ये बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने पर रेडियस बढ़ रहा है, गलत बात है। पर ऑप्शन नंबर बी तुम अगर देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O-2 टू Al+3। सही बात है, यहाँ से यहाँ जाने पर जो रेडियस है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। आंसर क्या आ जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। और देख कितनी बार कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं यार, पेपर आगे बढ़ते जा रहा है। AIPMT 2003 आ चुका है, पर पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो रिपीटेड आ रहे हैं। जो 1989 में आए होंगे, 1992 में आए होंगे, वही क्वेश्चन वो रिपीट कर रहे हैं अभी तक भी। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तुमको यहाँ पर दिमाग में बैठ रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं पीरियोडिक टेबल में। ऐसे ही तुम अगर हर चैप्टर पे करोगे पूरे 37 साल के पेपर ना, तो तुमको पता लग जाएगा, तुम्हारे दिमाग में भी पता लग जाएगा कि सर NTA का माइंडसेट क्या होने वाला है। सर जो एग्जाम सेटर होता है उनके माइंडसेट क्या होते हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, तुमको दिमाग में बैठ जाएगी बातें। तो तुम यहाँ पर PYQ करना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और PYQ की इंपॉर्टेंस तुम्हें तब पता लगेगी जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे। तुमको रियलाइज हो जाएगा कि ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी PYQ से आया हुआ है। अगर तुमने PYQ ही नहीं करे होंगे तो तुम्हें पता ही क्या चलेगा कि सर क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बात आती है अपनी AIPMT 2004 की। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आयोनिक रेडियस, बात वहीं पे अटक रखी है, क्वेश्चन बार बार वही रिपीट हो जाता रहा है सर, आयोनिक रेडियस। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आयोनिक रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी तक हम कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं सर, जो जेड इफेक्टिव होता है ना उसके इनवर्सली रिलेटेड होता है आयोनिक रेडियस, मतलब रेडियस। कितनी बार हम देख दिया, जेड इफेक्टिव के इनवर्सली रिलेशन होता है। सर जेड इफेक्टिव को हम क्या बोलते हैं सर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही तो बोलते हैं। मैंने आपको पढ़ा रखा है भाई, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही तो बोलते हैं अपन जेड इफेक्टिव को। तो आंसर आ जाएगा कि जो रेडियस होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, आयनिक रेडियस इज इनवर्सली रिलेटेड टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही को क्या बोलते हैं अपन? जेड इफेक्टिव बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। What is the correct relationship between pH of isomolar solutions? ओ सर, सर ये गलत क्वेश्चन दे दिया इन्होंने सर, ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन नहीं है सर, ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है सर, ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको छोड़ के आ गए हम सर, ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हमने पढ़ा ही नहीं है तो इसको कैसे करें अपन? अरे मेरे भाई तुम एक बार ध्यान से देखो क्वेश्चन यार, ये आइसोमोलर सॉल्यूशन है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे क्या लिखा हुआ है? Na2O दे रखा है एक अपने को, ये मैंने लिख दिया Na2O। एक दे रखा है अपने को Na2S, ये मैंने लिख दिया Na2S। एक दे रखा है अपने को Na2Se, ये मैंने लिख दिया Na2Se। एक दे रखा है अपने को Na2Te, ये मैंने लिख दिया Na2Te। ठीक है, अब यहाँ पर इनके क्या दे रखे हैं? पीएच दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन भी क्या दे रखे हैं? पीएच दे रखे हैं। इनको बताना है हमको कि किसकी पीएच ज्यादा होगी, किसकी पीएच कम होगी। ठीक है, किसकी पीएच ज्यादा होगी, किसकी पीएच कम होगी। पीएच मतलब सर एसिडिक स्ट्रेंथ हम अगर निकाल दे तो क्या हमारा काम बन जाएगा? और एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना तुमको आता है क्या? यस सर आता है। एसिडिक स्ट्रेंथ हम कहाँ से निकालते हैं? मैंने आपको खेल बता रखा है कोवेलेंट कैरेक्टर का। कोवेलेंट कैरेक्टर आपको अगर निकालना आता है तो तुम्हारी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर हम कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देख जो इनका कैटायन वाला पार्ट है ना, कैटायन वाला पार्ट तो सब में क्या है सर? सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किससे खेलने वाले हैं सर? एनायन वाले पार्ट से, क्योंकि एनायन वाला पार्ट जो है ना वो उनका चेंज हो रहा है, देखो। ठीक है,
और तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये ग्रुप में ना नीचे जा रहे हैं अपन, ऑक्सीजन फिर सल्फर फिर सिलीनियम फिर टेलुरियम, ग्रुप के एलिमेंट से नीचे जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला था कि अगर एनायन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, एनायन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो एनायन का साइज सबसे ज्यादा किसका है? इसका है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर अपना ऐसे में बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा? इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है? अपना एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, मैंने आपको बता रखा है लेक्चर में। ठीक है, तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ की सीक्वेंस आ गई। ठीक है, मतलब सबसे भयंकर एसिड कौन सा है सर? ये वाला है। सबसे फर्जी एसिड कौन सा है सर? ये वाला है। सर हमको पीएच निकालना आता है क्या? न्यूट्रल किसको बोलते हैं? 7 पीएच को बोलते हैं। अगर पीएच अगर 1 हो गई तो इसको बोलते हैं हाईली पीएच, इसका पीएच बहुत, मतलब सॉरी, इसका इसका इसको बोलते हैं हाईली एसिडिक। ये क्या होगा? एसिडिक हो गया। और पीएच अगर 14 पहुंच गया तो इसको बोलते हैं हाईली बेसिक। बीच वाले को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो पीएच 1 और ये पीएच 14 है, तो पीएच सबसे ज्यादा किसकी है? 14 है, और पीएच सबसे कम कितनी है? 1 है। ठीक है, तो पीएच अगर बढ़ेगी तो बेसिक बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो अगर हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी सबसे ज्यादा होगी ना, उसकी पीएच सबसे क्या है? कम है। हमने निकाल दिया कि सर ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, मतलब यहाँ से पता लग रहा है कि इसकी जो पीएच होगी सबसे क्या होगी सर? कम होगी। ठीक है, तो हमारा जो पीएच का आंसर आने वाला है वो क्या आंसर आ जाए? ऐसे आ जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? Na2O का हो जाएगा। मतलब Na2O को क्या बोल रखा है अपने? pH1, ये pH2 इसको बोला हुआ है, फिर pH3 इसको बोला हुआ है, pH4 इसको बोला हुआ है। तो pH1 सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर pH2, फिर pH3, फिर pH4, pH2 pH3 pH4। तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं हो रही है सर। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखते हैं अपन AIPMT 2006 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड? बेसिक ऑक्साइड ढूंढना है। वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, देखते हैं अपन। और ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करा रखा है लेक्चर के दौरान। ठीक है सर, हमको पता है सर नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, उनके ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। पर जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। तो मतलब हमको मेटल का ऑक्साइड ढूंढना है, क्योंकि हमको बेसिक ऑक्साइड ढूंढना है। सर Al2O3 को तो हटा दो, क्योंकि ये तो एम्फोटेरिक होता है सर, ये तो एम्फोटेरिक होता है। ठीक है सर, Sb2O3 को हटा दो, क्योंकि ये सर ये क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है, ये हमने याद कर रखे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देख, जो ये सेलेनियम है, सेलेनियम क्या होता है? नॉन मेटल होता है अपना। ठीक है, तो नॉन मेटल है, तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा सर? एसिडिक होगा। बिस्मुथ, सर बिस्मुथ मेटल है अपना, तो मेटल का ऑक्साइड क्या होगा सर? बेसिक होगा। आंसर क्या आ जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल आसानी से हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात आती है अपनी AIPMT 2007 की। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक स्पीसीज हैज द ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड? ठीक है, तो यहाँ पर हमको ढूंढना है ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉन मतलब सर H+, एफिनिटी मतलब प्यार, मतलब कौन प्रोटॉन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहता है, किसके पास सबसे ज्यादा टेंडेंसी है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। कॉमन सेंस की बात है यार, तुम अगर लेफ्ट से राइट किसी पीरियड में जाओगे, राइट साइड मान लो 17th ग्रुप है, उसमें कौन होते हैं? हेलोजेंस होते हैं। हेलोजेंस तो सर नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स के पास तो टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। ठीक है, नॉन मेटल्स चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, मतलब वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी क्या है? जाती है। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सर? जाती है। उनकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाती है। तो मतलब जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो राइट साइड तो ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं कि हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब नेगेटिव चार्ज चाहिए। और तुम यहाँ पर बात कर रहे हो प्रोटॉन एफिनिटी की, तो मतलब जो किसी पीरियड में इतना लेफ्ट साइड हो ना, जो पीरियड में लेफ्ट साइड हो, वो कहीं ना कहीं क्या होगा? उतना उसको चाहिए प्रोटॉन एफिनिटी। ठीक है, क्योंकि पीरियड में राइट साइड जब तुम जा रहे हो, बिल्कुल राइट चले गए, तो वहां तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात चल रही है। तो मतलब प्रोटॉन एफिनिटी वाले कौन होंगे? जो किसी भी पीरियड में मतलब इधर साइड होंगे, लेफ्ट साइड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ढूंढते हैं ऑप्शन में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट होगा वो यहाँ पर ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी रखने वाला है। ठीक है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? सबसे कम हो, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, एक अपना कौन है? NH2 वाला है, तो यहाँ पर मैं N रख रहा हूँ। ठीक है, एक अपना कौन है? फ्लोरीन आयोडीन, ये तो हेलोजन वाले फैमिली में आएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, फिर एक आएगा अपना सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन वाली फैमिली में आएगा, तो यहाँ पर आ गया अपना सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि आंसर कौन आएगा? अपना नाइट्रोजन वाला आएगा। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटोन एफिनिटी यहाँ पर इसी की होने वाली है, क्योंकि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी की है। आंसर आ जाएगा मेरा NH2-। तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से हमको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तो तुम यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन तुमको सता नहीं सकता, चाहे उसकी लैंग्वेज कितनी भी भयंकर यहाँ पर दे दी जाए। अब आगे बढ़ते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एन एटम हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देख क्या लिखा हुआ है सर, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जैसे तुम क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो उसको तुमको हिंदी में तुम्हें मतलब समझना चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब सर यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ और मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला और बिल्कुल आसानी से निकाल दिया, बिल्कुल कम एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तभी तो हो सकता है यार कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रीच हो जाए। कॉमन सेंस की बात है। अब तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को देखो, अगर तुमने यहाँ एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, तो उसके बाद देख इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो रही है सर, स्टेबल हो रही है, कितना फायदा हो रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, वो भी चाहेगा, वो एलिमेंट भी रहेगा कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो आसानी से कम एनर्जी में हम उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। उसके बाद उसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहुंच गई, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। यहाँ पर अपना लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आने वाला है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का हिंदी में मतलब अपने को समझना चाहिए, और हिंदी में अगर तुम बिल्कुल देसी भाषा में मतलब समझ रहे हो तो तुम उसको बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच कर सकते हो और क्वेश्चन को बिल्कुल इजिली सही आंसर उसका टिक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन, वापस वही क्वेश्चन रिपीट है। कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लगभग 6-7 बार रिपीट हो चुका है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीक्वेंस में लगा देता हूँ। पहले मैंने S-2 लिखा, फिर Cl-, फिर लिख रहा हूं न्यूट्रल वाला भी, तो यहां पर Ar लिखा मैंने, Ar के बाद लिखा मैंने K पॉजिटिव, फिर लिख रहा हूं Ca+2। तो देख लेफ्ट से राइट जाने पर सर बढ़ रहा है। सर क्या बढ़ रहा है सर, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो रेडियस क्या होगा सर, रेडियस घटेगा। सबसे ज्यादा S-2 का, सबसे कम किसका होगा, Ca+2 का। ठीक है, तो हमको यहाँ पर रेडियस ही निकालना है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, S-2 का। यहाँ पर भी S-2 है, यहाँ पर भी S-2, यहाँ पर भी S-2। सबसे कम किसका होना चाहिए, Ca+2 का। यहाँ पर भी Ca+2 है, यहाँ पर भी Ca+2 है, तो ये आंसर तो नहीं होने वाले। फिर इसके S-2 के बाद क्या, Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl। उसके बाद क्या, Ar, यहाँ पर Ar, पर यहाँ पर गलत दे रखा है। आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, ऑलरेडी 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, AIPMT 2009 की तरफ हम आ चुके हैं। among the following with among the elements with following electronic configuration which of them may have the highest ionization enthalpy। क्वेश्चन को ना हिंदी में समझो, अपनी देसी भाषा में समझो। ठीक है, यहाँ पर अपने को क्या ढूंढना है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कॉमन सेंस की बात है यार, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब तुम अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालो ना, तो वहां पर तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये ऐसा कब हो सकता है यार, कि किसी के पास ऑलरेडी क्या हो सर, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो। किसी के पास अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, कोई पहले से स्टेबल हो, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्यों देगा। तो अगर तुम जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन उससे खींचना चाहोगे, तो वहां पर तुमको एनर्जी भी तो बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपने को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ढूंढनी है, और हमको पता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं सर, स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देख, अब यहाँ पर देख, ये और ये ऑप्शन तो नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ पर ये ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है। देख कितना अच्छा क्वेश्चन है, पर यहाँ पर ये देखना, ये P3 है, मतलब ये हाफ फील्ड है। यहाँ पर भी देख, ये भी P3 है, ये भी हाफ फील्ड है। मतलब या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ पर इसमें से किसको टिक मारे अपन, तो ध्यान से देख भाई, यहाँ पर देख, एक नियॉन है अपना, एक इसमें आर्गन दे रखा है, तो नियॉन ऊपर होगा और आर्गन वाला नीचे होगा। ठीक है, तो मतलब नियॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। आर्गन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, जैसे ये नियॉन लिखा हुआ है ना, तो नियॉन के बाद और भी तो कुछ लिखा हुआ है, और भी तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मतलब जो ये डी वाला ऑप्शन है, वो कहीं ना कहीं थर्ड पीरियड में आएगा। वो जो डी वाला ऑप्शन है वो किस में आएगा सर, थर्ड पीरियड में, वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। और जो मैं बात करूँ अगर आर्गन की, आर्गन मेरा अगर थर्ड पीरियड का है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद और भी तो चीज दे रखी है, और भी तो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं ना। तो मतलब जो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, वो जो एलिमेंट होगा वो कहाँ आएगा मेरा, पीरियड नंबर डी में आएगा, पीरियड नंबर फोर्थ में आएगा। ठीक है, तो यहां से यह बात पता लग गई आपको कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। अब यहाँ पर देखो P3 लिखा हुआ है और इसमें भी P3 लिखा हुआ है, मतलब दोनों का ग्रुप तो सेम है, ये दोनों अपने सेम ग्रुप में है। ठीक है, बस उनके पीरियड अलग अलग है। ठीक है, बी अपना फोर्थ पीरियड में आ रहा है, और जो डी है अपना, डी वाला ऑप्शन है, वो अपना कहीं ना कहीं थर्ड पीरियड में आ रहा है, पर दोनों का ग्रुप तो सेम है, क्योंकि दोनों के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो P3 में जा रहा है। P3 मतलब
P1 क्या होगा 13th ग्रुप, P2 क्या होगा 14th ग्रुप और P3 क्या होगा 15th ग्रुप। मतलब ये 15th ग्रुप की कहानी चल रही है। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां से हमको इतना पता लगाना कि जो बी वाला ऑप्शन है वो पीरियड में, सॉरी वो ग्रुप में नीचे है। अबे वो ग्रुप में अगर नीचे होगा तो उसमें सेल्स भी तो ज्यादा होंगे। हमको पता है जब ग्रुप में नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है। तो सेल्स अगर बढ़ेंगे तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना वो दूर होगा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से, तो वहां पर उसकी अट्रैक्शन कम होगी, तो वो आसानी से भाग जाएगा कि नहीं भागेगा? वो आसानी से भाग जाएगा, मतलब वहां पर उसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी ना। तो हमको यहाँ पर ऊपर वाला ऑप्शन ढूंढना है भाई, तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई बात? कितना अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पर इन्होंने दो क्वेश्चन में हमको फंसा दिया, सॉरी दो ऑप्शन में हमको फंसा दिया, क्योंकि दोनों ऑप्शन में इन्होंने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दी। तो अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि ग्रुप में नीचे कौन होगा। जो नीचे होगा ना, ऑब्वियसली बात है उसका साइज ज्यादा होगा, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। तो अगर सेल्स ज्यादा है तो जो सबसे बाहर वाला सेल होगा उसी को वैलेंस सेल बोलते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसी को हमको बाहर निकालना है। तो वहां पर अब ये न्यूक्लियस के दूर है ना, न्यूक्लियस से दूर है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर नहीं पड़ रहा, तो वहां पर वो आसानी से भाग जाएगा, ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, पर हमको यहाँ पर चाहिए कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब एनर्जी हमको चाहिए कि बहुत ज्यादा लगानी पड़ जाए। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, ऊपर वाला ऑप्शन आएगा ग्रुप में, तो आंसर आएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन तुमको लग रहे होंगे ना कि ये अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इनको क्या करना है, स्टार लगा देना, ताकि तुम इनको वापस से प्रैक्टिस कर सको। ये क्वेश्चन मैं तो करा रहा हूँ, इससे तुम्हारा ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा तुम्हारा तब होगा जब ये क्वेश्चन तुम खुद अपने हाथ से अपनी पेन से करो। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। AIPMT 2010 की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 31, among the following which has the highest cation to anion size ratio। ठीक है, हाईएस्ट कैटाइन टू एनायन साइज रेशियो क्वेश्चन करा रखा है मैंने आपको लेक्चर के दौरान। ठीक है, अब यहाँ पर हाईएस्ट निकालना है हमको, मतलब जो कैटायन होना चाहिए ना तो उसका साइज क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए, और जो एनायन है ना उसका साइज क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं अपन कैटायन की। एक अपना लिथियम, एक अपना सीजियम और एक अपना सोडियम। तो ये सिर्फ एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो ली ना की रब से सीजियम नीचे होगा, तो नीचे जाने पर कहीं ना कहीं साइज क्या होता है, बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा साइज क्या होगा, सीजियम का होगा। तो आंसर या तो ए आएगा या तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। अब यहाँ पर सीजियम वाले दो ऑप्शन है, तो अब हमको यहाँ पर आयोन एनायन का भी देखना पड़ेगा। एनायन का सबसे छोटा साइज देखना है अपने को, तो एक अपना आयोडीन है और एक अपना क्या है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन ऊपर होता है और आयोडीन क्या होता है, नीचे होता है। तो मतलब साइज हमको छोटा ढूंढना है, मतलब छोटा साइज तो ऊपर वाले का होगा, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। तो हमारा आंसर आ गया CSF। क्या आ जाएगा, CSF। आंसर क्या आ जाएगा मेरा, CSF आ जाएगा। इसका क्या होगा, हाईएस्ट कैटायन टू एनायन साइज रेशियो होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 32, AIPMT मेंस 2010। अमॉन्ग द एलिमेंट्स, ये कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, कैल्शियम और मैग्नीशियम कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं सर, ये तो अपने सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, बेटा मांगे कार। तो एक अपना कैल्शियम दे रखा है, एक अपना मैग्नीशियम दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर एक अपना दे रखा है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस किसके नीचे आता है, नाइट्रोजन के नीचे आता है। एक दे रखा है अपना क्लोरीन। क्लोरीन कहाँ आता है, यहाँ पर आता है अपना क्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है। तो अब ध्यान से देख, ये तीन अपने एक ही कहीं ना कहीं क्या है, पीरियड के एलिमेंट है। और पीरियड में हमको पता है सर कि राइट तरफ जाते टाइम कहीं ना कहीं एटॉमिक रेडियस तो घटता है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा सर, मैग्नीशियम का होगा। ठीक है, तो इस पीरियड में सबसे ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा। अब मैग्नीशियम और कैल्शियम में ज्यादा किसका होगा भाई, क्योंकि हमको पता है किसी ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, तो कैल्शियम का ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा कैल्शियम का, फिर होगा मैग्नीशियम का, फिर होगा अपना फॉस्फोरस का, फिर होगा अपना क्लोरीन का। तो आंसर देख ले, सबसे ज्यादा कैल्शियम का, ठीक है, फिर मैग्नीशियम का, ठीक है, फिर फॉस्फोरस का, यस सर, फिर क्लोरीन का, यस सर। तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन 33 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर निकालना है विद नेगेटिव साइन फॉर द एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स के लिए। इस नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, हमको पता है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात करते हैं उसको तो हम बोलते ही हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर नेगेटिव का मतलब कुछ नहीं है, तुम ऐसे मत कर देना कि जो तुम्हारा आंसर आ रहा हो उसको तुमने अपोजिट कर दिया, ऐसा मत कर देना।
हम जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं उसको तो बोलते ही है हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो तो होती ही नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम बात करो एक अपना ऑक्सीजन, तो पहले मैं सेकंड ग्रुप का एलिमेंट लिख लेता हूँ, लिथियम बरेलियम, सॉरी सेकंड पीरियड का एलिमेंट लिख लेता हूँ, लिथियम बरेलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। एक है अपना ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन। एक है अपना फ्लोरीन, ये रखा फ्लोरीन। एक है अपना सल्फर, सल्फर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। एक है अपना क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालनी है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी तो बोलते हैं, ठीक है। और हमको पता है यार पी ब्लॉक में जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड वाले से क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब क्लोरीन की फ्लोरीन से क्या होगी, ज्यादा होगी। सल्फर की ऑक्सीजन से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी यहाँ पर, क्लोरीन की होगी, क्योंकि हमको पता है पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसकी ज्यादा होगी क्लोरीन की यहाँ पर, और ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। तो यहाँ पर ना एक तो तुमको इतनी बात पता है कि देख क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होगी, ठीक है, और सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। यहाँ पर जब तुम आंसर मारोगे ना तो हमेशा ध्यान रखना, ये एलन में ना, जब मैं एलन में पढ़ता था और एलन में जब मैं टेस्ट देता था ना, तो हर टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन जो फिक्स रहता था वो क्वेश्चन यही था इनका। तो ये नीट में भी देख, सॉरी एआईपीएमटी में 2 बार आ चुका है, 2005 में भी आ चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन बिना कुछ चेंज किए हुए, और 2010 में भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर एलन में भी ये हर टेस्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर अपने को याद रखना है 32-32, क्या रखना है, 32-32। मतलब ये तो बात हमको पता लग गई, ठीक है। पर पहले थर्ड पीरियड का एलिमेंट आना चाहिए, फिर सेकंड पीरियड का एलिमेंट आना चाहिए, फिर थर्ड पीरियड का एलिमेंट आना चाहिए, फिर सेकंड पीरियड का एलिमेंट आना चाहिए। तो सबसे पहले थर्ड पीरियड का कौन सा एलिमेंट आएगा, ऑब्वियसली बात है क्लोरीन आएगा, क्योंकि क्लोरीन उधर साइड है ना। क्योंकि हमको पता है जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले थर्ड पीरियड का एलिमेंट कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। फिर सेकंड पीरियड का एलिमेंट कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा भाई, फ्लोरीन। फिर थर्ड पीरियड का एलिमेंट कौन आया, सल्फर आ गया। फिर सेकंड पीरियड का एलिमेंट कौन आया, ऑक्सीजन आ गया। तो ये अपने को ऐसे इसको सॉल्व करना है। और हमको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब हम पी ब्लॉक की बात करें तो वहां पर जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप में थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड के एलिमेंट से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ClFSNO, ClFSNO आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया, यस सर। और एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं आया जो मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान जो कंसेप्ट नहीं बताया हो। बिल्कुल आपने अगर लेक्चर्स तमीज से देखे होंगे, अच्छे से देखे होंगे, तो सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनिक रेडियस। भाई कितनी बार क्वेश्चन आ गया, 8 से 9 बार ये क्वेश्चन आ चुका है यार। यहाँ पर ध्यान से देख, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखे हैं, इनको मैं सीक्वेंस में लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं S-2 लिख रहा हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ Cl-, फिर मैं लिख रहा हूँ K पॉजिटिव, फिर मैं लिख रहा हूँ Ca+2। सर लेफ्ट से राइट जाने पर ना सर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है सर, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब सर रेडियस क्या हो रहा होगा, रेडियस क्या हो रहा होगा सर, घट रहा होगा। सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सबसे ज्यादा किसका निकालना है, S-2 होगा। तो सबसे ज्यादा हो गया अपना S-2, और सबसे कम किसका होगा सर, Ca+2 का, Ca+2 ये रहा। आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान। आगे बढ़ते हैं अपन, AIPMT 2011 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। वापस से वही क्वेश्चन रिपीट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ढूंढना है, ठीक है। तो हमको पता है, बोले अलीजान सुने प्रभु, तो ये देख सुने, आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या होता है अपना, एम्फोटेरिक होता है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36, what is the value of electron gain enthalpy of Na positive if IE first of Na is 5.1 eV, ठीक है। अब ध्यान से देख, जो Na पॉजिटिव है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स, ये क्या बन जाएगा अपना, Na बन जाएगा, ठीक है, Na बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा है अपना कि जो सोडियम है ना उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो सोडियम है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब पहली बार इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है। तो इसने अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो ये क्या बन जाएगा अपना, Na पॉजिटिव बन जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है सर, 5.1 eV है। कॉमन सेंस की बात करो यार, जो तुमने नीचे चीज लिखी हुई है, ये जो तुमने नीचे लिखा हुआ है और जो तुमने ऊपर लिखा हुआ है उसमें कुछ फर्क है क्या, कुछ फर्क नहीं है, बस वहां पर साइन का फर्क है यार। यहाँ पर देख, यहाँ पर भी साइन का फर्क है, बस यहाँ पर साइन का फर्क है। वैल्यू तो दोनों की सेम आने वाली है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आने वाला है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कितनी आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की -5.1 आ जाएगी। ये बात मैंने आपको कंसेप्ट ऑलरेडी बता रखा है, मैंने आपको बताया था। जैसे एक्स है, एक्स अब किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स माइनस में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा। मतलब ये मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब अगर मैं इसको राइट से लेफ्ट की तरफ देखूं तो पहले ये एक्स माइनस था और अब ये हो गया एक्स, मतलब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रिमूव हो चुका है। इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तभी तो यहाँ पर इसका माइनस हट गया। तो इसके लिए क्या बोलूंगा अपन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एक्स माइनस। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम था, बस यहाँ पर साइन की क्या हो जाती है, डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर साइन हमको बस उल्टा करना है, जो 5.1 दे रखा था उसको क्या करना है अपने को -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। AIPMT 2012 क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है अपने को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अपना अमोंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक मैं क्या ले रहा हूँ, के पॉजिटिव ले रहा हूँ, एक मैं Ca+2 ले रहा हूँ। तो स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज छोटा किसमें है, इसमें है, ठीक है। ऑन द कैटायन स्मॉलर इज द आयोनिक रेडियस, तो ये बोल रहे हैं कि इसका आयोनिक रेडियस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो मेरे को देख लेफ्ट से राइट जाने पर क्या दिख रहा है, सर बढ़ रहा है। सर क्या बढ़ रहा है, सर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं रेडियस क्या होगा सर, घट रहा होगा। मतलब सर के पॉजिटिव का रेडियस ज्यादा होगा और Ca+2 का क्या होगा सर, कम होगा। तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं यार, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आंसर क्या आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्योंकि अपने को यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट ही तो ढूंढना था। बिल्कुल आसान है यार, और ये कंसेप्ट ऑलरेडी कितनी बार आ चुका है, लगभग 9 से 10 बार ये ऑलरेडी कंसेप्ट रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं नीट का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियस में, जब ये कैटायन एनायन में दे देते हैं और उनको फिर सीक्वेंस में हमको लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 38 आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की जब बात आती है तो मैंने आपको बोला था कि ये अपने को कहाँ से निकालना है, कोवेलेंट कैरेक्टर से, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर से निकालूंगा, ठीक है। तो एक मेरे पास HF है, एक HCl है, एक HBr है, एक HI है। तो ये लिख दिया मैंने HF, HCl, HBr, HI। इसमें से जो कैटायन वाला पार्ट है ना वो तो बिल्कुल फिक्स है, तो हमको आंसर किससे निकालना है, एनायन वाले पार्ट से। और हमको पता है कोवेलेंट कैरेक्टर में एनायन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो एनायन का साइज सबसे ज्यादा किसका है, HI वाले का है, मतलब आयोडीन का है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका हो जाएगा, HI का हो जाएगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो HI सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो HI सबसे ज्यादा है, फिर HBr है, फिर HCl है, फिर HF है। तो ये तो सही दे रखा है, पर हमको क्या निकालना है, गलत ऑप्शन ढूंढना है, नॉट स्ट्रिक्टली। तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं अपन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या लिख रखा है सर, ये PKA। ये तो समझ ही नहीं आ रहा अपने को भाई, मैंने ऑब्वियसली लेक्चर में करा रखा है यार, PKA भी सब करा रखा है। तो PKA दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो PKA का मतलब होता है PKA इज इनवर्सली रिलेटेड टू KA, और K मतलब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, कोवेलेंट कैरेक्टर जो निकालना है उसको उल्टा कर देना है उस आंसर को, ठीक है। तो पहले मैं कोवेलेंट कैरेक्टर निकालता हूँ, ठीक है। तो एक अपना क्या है H2O, एक अपना क्या है H2S, एक अपना क्या है H2Se, एक अपना क्या है H2Te। तो यहाँ पर जो ये एनायन वाले पार्ट है ना ये चेंज हो रहे हैं देख, और ये एक ही ग्रुप के हैं। कौन सा ग्रुप सर, 16 नंबर का ग्रुप है, ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहे हैं, और नीचे जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो नीचे जा रहे हैं, और हमको पता है सर कोवेलेंट कैरेक्टर जब हम निकालते हैं तो एनायन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। एनायन का साइज सबसे ज्यादा इसका है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर की सीक्वेंस हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मुझे पता है कि मेरे को काई की सीक्वेंस निकालनी है, कोवेलेंट कैरेक्टर के उल्टी करनी है मुझे सीक्वेंस को, कोवेलेंट कैरेक्टर की सीक्वेंस उल्टी करनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर PKA की निकालनी है। किसकी निकालनी है, PKA की। तो ये आंसर आ जाएगा PKA का। तो सबसे ज्यादा आ जाएगा H2O का, और यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कर रखा है इन्होंने, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
मतलब ये जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर जो सीक्वेंस लगा रखी है पी के ए की, ये बिल्कुल गलत सीक्वेंस लगा रखी है। असली सीक्वेंस, सही सीक्वेंस क्या होगी सर, ये होगी। बिल्कुल आसानी से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो मेन यूज आएगा ना, वो जब अपन क्या करेंगे, कोवलेंट कैरेक्टर का जो मेन कंसेप्ट है कब यूज में आता है, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग जब तुम पढ़ लोगे ना, तो बिल्कुल मजा आ जाएगा तुमको। और कोवलेंट कैरेक्टर मैं तुमको वहां पर भी बताऊंगा, और बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस भी कराऊंगा। बाकी तुमको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है। अब आया अपना नीट। अभी तक बात चल रही थी एआईपीएमटी की, और 2003 में पहली बार नीट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो नीट में अपन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। नीट वालों ने देखो क्या किया, नीट वालों ने क्वेश्चन क्या पूछा गया, कुछ भी नहीं किया भाई। पिछले प्रीवियस ईयर की किताब खोली उन्होंने और वहीं से क्वेश्चन आपको चिपका दिया। यहाँ पर ध्यान से देखो क्या पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालनी है अपने को। क्या निकालनी है सर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालनी है। और अपने पास ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो होती ही नेगेटिव है भाई, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कर्नाटका नीट 2013, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले सेकंड ग्रुप के एलिमेंट लिख लेता हूँ, सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिख लेता हूँ, सॉरी। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब देख, एक अपना कार्बन है, ये कार्बन है अपना। एक अपना कैल्शियम है, कैल्शियम अपना यहाँ पर बेटा मांगे कार, कैल्शियम यहाँ पर आएगा अपना। फिर एक अपना एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आएगा इसके नीचे, ठीक है। एक अपना फ्लोरीन है, ये रहा फ्लोरीन। एक अपना ऑक्सीजन है, ये रहा ऑक्सीजन। और यहाँ पर दे रखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और हमको पता है किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है सर, इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की हो जाएगी कि नहीं होगी, फ्लोरीन की होगी कि नहीं होगी, होगी सर। तो फ्लोरीन ऑप्शन यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, और यहाँ पर भी दे रखा है। मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला, ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। सर सबसे कम किसकी होगी, सर सबसे कम किसकी होगी, सर कैल्शियम की होगी, ठीक है। तो कैल्शियम यहाँ पर बोल रहे हैं एल्यूमिनियम नहीं सर, एल्यूमिनियम नहीं सर, सर कैल्शियम की सबसे कम होगी। तो आंसर मेरे को यहीं से पता लग गया कि आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से तुम इनको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा तरीका ये होता था ना कि मैं पहले सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो तुम भी सेकंड पीरियड के पहले एलिमेंट लिख लेना, फिर अपने जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनको लगा लेना कि कहाँ कहाँ पे दे रखे हैं। उससे तुमको पता लग जाएगा कि क्या अपने को सीक्वेंस लगानी है, वहां पर आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये 39 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब आता है अपनी बात एआईपीएमटी 2014 की, क्वेश्चन नंबर 40। वापस से इन्होंने क्या किया, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया जो पहले से पूछा जा रहा है आयनिक रेडियस का, ठीक है। पहले मैं साइज को सीक्वेंस में लगा लेता हूँ। एफ माइनस, सॉरी, पहले मैंने O-2 लिखा, फिर F माइनस लिखा, फिर मैंने लिखा सर Na पॉजिटिव। अच्छा अच्छा, इसमें सारे सही अलग ही अलग ऑप्शन है। तो पहले मैं इस वाले को लिख रहा हूँ। तो देख, लेफ्ट से राइट जैसे अपन जा रहे हैं ना, तो बढ़ रहा है सर, क्या बढ़ रहा है सर, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो रेडियस क्या होगा सर, घट रहा होगा। तो देख, ये तो इन्होंने सही लिखा हुआ है, सॉरी गलत लिखा हुआ है भाई। यहाँ पर देख O-2 का सबसे ज्यादा होना चाहिए, इन्होंने लिखा हुआ है F-1 का। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गलत ही ढूंढना था क्या अपने को, अरे भाई गलत थोड़ी ढूंढना हमको, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट थोड़ी ढूंढना, हमको यहाँ पर ढूंढना है करेक्टली रिप्रेजेंटेड। मतलब 3 ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन ढूंढना है आपको। तो ये तो अपना आंसर क्या है, गलत है। ये अपना आंसर क्या है, गलत है, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। हमको पता है ना सर, हमको पता है कि जो साइज की बात करते हैं तो एनायन का सबसे ज्यादा होता है, फिर न्यूट्रल का होता है, फिर किसका होता है, कैटायन का होता है। तो यहाँ पर देख एनायन का, फिर न्यूट्रल इन्होंने राइट में दे दिया, और फिर कैटायन यहाँ दे दिया, ये भी गलत होगा। देख सबसे ज्यादा एनायन का होना चाहिए, यहाँ पर एनायन का सबसे कम दे रखा है, ये भी गलत होगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा एनायन का होना चाहिए, एनायन का सबसे कम दे रखा है, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पर अपने चारों ही ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है नन। तो इसका जो आंसर आया था वो सब बच्चों को क्या मिल गया था, +4 मिल गया था, बोनस मिल गया था। क्योंकि ये क्वेश्चन इन्होंने, क्वेश्चन तो सही था पर यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं था, चारों ऑप्शन यहाँ पर क्या गलत है। तो यहाँ पर सब बच्चे को, जिसने इसको अटेम्प्ट किया होगा, जिसने इसको अटेम्प्ट ना भी किया हो, उसको +4 मार्क्स यहाँ पर मिल गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन आया, ठीक है। सर इतना बड़ा क्वेश्चन आया, मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं छोड़ के आ गया उसको, ठीक है। पर ऐसा नहीं करना तुमको भाई, हर एक चीज तुमको ना यहाँ पर लेक्चर में मैंने पढ़ा रखी है। क्वेश्चन पूछा हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O-2 फ्रॉम, कहाँ से, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के एटम से बनाया गया O-2 रिक्वायर्स फर्स्ट एंड एक्सोथर्मिक, पहले एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस चली, फिर कहीं ना कहीं एक एंडोथर्मिक प्रोसेस चली, ठीक है। तो यहाँ पर देख ऑक्सीजन का एक एटम था, ठीक है, उससे अगर मुझे O-1 बनाना है तो मैंने यहाँ पर क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जब हम गेन करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू हमेशा क्या होती है सर, नेगेटिव होती है। क्या होती है सर, नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये देख नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी है सर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें कहीं ना कहीं एनर्जी क्या हुई है सर, रिलीज हुई है। ठीक है। पर यहाँ पर देख, ये तो अपना पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया, पहला इलेक्ट्रॉन लिया गया, तो ये बोला हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। पर जब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात हुई, ये बन गया हमारा, इसको मैंने अगर एक और इलेक्ट्रॉन दूं, इसको अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन दूं, तो यहाँ पर ये बन जाएगा अपना O-2। पर जो ये सेकंड सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात हुई ना, तो यहाँ पर ये मैंने बताया था आपको कि ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन चलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देख हमेशा पॉजिटिव आ रही है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, मैंने कंसेप्ट आपको ऑलरेडी लेक्चर के दौरान बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रखा है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है अपनी, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और ये बताते भी है, लोग भी बता देते हैं, पर इसके पीछे का रीजन ही नहीं बताते। ठीक है। और उसी रीजन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो मैंने आपको बताया था, देख ऑक्सीजन की खोपड़ी में क्या है सर, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की खोपड़ी में भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव का क्या होगा सर, रिपल्सन हो जाएगा। और रिपल्सन की अच्छी बात है, नहीं सर अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती थी जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, पर यहाँ पर हमको एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी यार। और अगर एनर्जी मैं खुद से दे रहा हूँ, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी कि नहीं होगी। तो आंसर यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव में आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, वो पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी मैंने खुद से दी है भाई। ठीक है। तो यहाँ पर रीजन क्या था कि यहाँ पर जो O- और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो गया सर, रिपल्सन हो गया। इसके कारण खेल हुआ, बदला। इसके कारण यहाँ पर पूरा सीन बदल गया। तो यहाँ पर हमको रिपल्सन वाला ऑप्शन ढूंढना है, ये मिल गया मेरे को रिपल्सन। आंसर मैंने मार दिया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, और सॉल्यूशन भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है अपना नीट 2026 का, क्वेश्चन नंबर 42। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन। मतलब यहाँ पर अपने को क्या ढूंढना है, गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है सर, गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। पहले मैं ऑप्शन नंबर 1 चेक करता हूँ, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमको पता है, पी ब्लॉक में किसी अगर पर्टिकुलर ग्रुप की बात करूँ, तो थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट होगा, उसका सेकंड पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर देख क्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था फ्लोरीन से, तो यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं सर, फ्लोरीन का ज्यादा होगा क्लोरीन से। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत बात है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। ठीक है। ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात आती है अपनी नीट 2017 की, क्वेश्चन नंबर 43 है। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक एलिमेंट दे रखा है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 114 है। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं ना, इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, कौन से ग्रुप में आएगा ये। अभी जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको 25 बार बता दिया यार कि ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हेल्प लेंगे हम नोबल गैस के एटॉमिक नंबर की। तो ये मैंने नोबल गैस लिख लिया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडन और ये ओगेनर्सन। तो 2, 10, 18, 36, 54, 86 और ये 118। तो ध्यान से देख भाई, 114 है, तो वो इसी लाइन में तो आएगा, इसी पीरियड में तो आएगा। 118 के पहले क्या होगा, 117 रहा होगा, फिर 116 रहा होगा, फिर 115 रहा होगा, फिर 114 रहा होगा। ये वाला पूछा है हमसे। अगर ये 118 वाला 18th ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये 17th ग्रुप का हुआ, ये 16th ग्रुप का हुआ, ये 15th ग्रुप का हुआ, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा, 14th ग्रुप का एलिमेंट होगा। मतलब सर ये कार्बन फैमिली का एलिमेंट होगा, कार्बन फैमिली का। 14th ग्रुप में तो कार्बन फैमिली तो आती है। तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान था। यस सर, बिल्कुल आसान था। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया 44 नंबर का, नीट 2018 की बात चल रही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर में ढूंढना है हमको। हमको पता है सर, ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। हमको पता है सर, जो नॉन मेटल होते हैं ना, उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो हमको यहाँ पर नॉन मेटल का ऑक्साइड ढूंढना है। ठीक है। नॉन मेटल्स का क्या ढूंढना है, ऑक्साइड ढूंढना है। और हमको पता है जो मेटल्स होते हैं ना, उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। पर यहाँ पर ध्यान से देख, जो मैग्नीशियम है वो भी मेटल है, बेरियम भी मेटल है, बरीलियम भी मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है। यहाँ पर दिक्कत हो गई भाई, यहाँ पर इससे आंसर नहीं आने वाला, यहाँ पर इससे आंसर नहीं आने वाला। ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे क्या दे रखे हैं उन्होंने, मेटल दे रखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको क्या चलाना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ निकाल, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। सर एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है ना, कोवलेंट कैरेक्टर चला दूंगा। कोवलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर अपन निकालते हैं। ठीक है। तो एक अपना क्या है, बीईओ, फिर मैग्नीस एमजीओ बेटा मांगे, फिर कार सीओ, फिर लास्ट में आएगा बा। तो ये इसमें जो कैटायन है ना, वो चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा कैटायन से।
ठीक है, तो हमको पता है कि कैटायन का साइज अगर घटेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। मतलब कैटायन जिसका साइज सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा किसका है, जो सबसे ऊपर होगा, तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे बड़ा होगा। मतलब ये सीक्वेंस आने वाली है एसिडिक स्ट्रेंथ की, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होने वाला है सर, यहाँ पर बीईओ होने वाला है सर। आंसर मार दूंगा मैं ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है यार, कोवलेंट कैरेक्टर का खेल अगर चलाना आ गया ना तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। एसिडिक स्ट्रेंथ तो बिल्कुल चंद सेकंडों में निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन। भाई ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में करा रखा है सर। जो Al2O3 होता है ना सर, जो Al2O3 होता है सर, वो एम्फोटेरिक होता है। तो दो का तो क्या आने वाला है, डी आने वाला है। दो का ए नहीं आएगा, दो का बी नहीं आएगा, दो का डी आएगा, दो का डी आएगा। मतलब ऑप्शन या तो सी होगा या तो डी होगा। ठीक है सर, जो N2O होता है ना वो सर न्यूट्रल होता है, तो तीन का आंसर आने वाला ए। तो तीन का सर बी नहीं आएगा, तीन का ए आएगा। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 नीट 2019 की बात चल रही है। फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। भाई मैंने कितनी बार करा दिया ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिखे हुए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आंसर क्या आता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का सबसे ज्यादा नियोन का, फिर फ्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, फिर बेरिलियम का, फिर बोरोन का, फिर लिथियम का। तो इसमें से तुम चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो कोई दिक्कत तुमको यहाँ पर नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया IUPAC ऑफिशियल नेम से। ठीक है, और ये मैंने आपको यहाँ पर पूरा याद करवा रखा है यार। एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड मैंने कवर करा रखा है, और आपको भी रियलाइज हो रहा होगा कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं यार एनसीईआरटी से बाहर से तो नहीं आएगा। भाई नहीं आएगा बाहर से यार, एनसीईआरटी से ही तो मैंने आपको पढ़ाया था, एनसीईआरटी से पूरा कवर करा रखा है, एनसीईआरटी से ही तो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपके एनसीईआरटी से पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देख, मैच करना था हमको और इनकरेक्ट ढूंढना था। ठीक है, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना, अन अन अनियम। अन मतलब सर, अन मतलब वन, अन मतलब वन, और अनियम मतलब वन। तो ये 111 इसका एटॉमिक नंबर होगा। तो इसका नाम क्या होगा 111 वाले का, क्या लिखा हुआ है, रोएंटिजीनियम। ठीक है, रोएंटिजीनियम। पर ये क्या बोल रहे हैं, नहीं सर ये बोल रहे हैं कि धर्म स्टेडियम होगा। नहीं सर, ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये गलत है। मतलब आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कोई दिक्कत है, बिल्कुल आसान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, नीट 2022 में पूछा गया, द IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट 119 जिसका एटॉमिक नंबर है उसका नाम बताओ। तो एक के लिए क्या बोलते हैं अपन, एन बोलते हैं। एक के लिए क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। नाइन के लिए क्या बोलते हैं, देख नाइन के लिए क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। तो ENN और IEUM अपन लास्ट में लगा देते हैं। ENN IUM अपन लगा देते हैं, तो आंसर आ जाएगा अपन ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो यहाँ पर हमको एक ऐसा ग्रुप ढूंढना है जिसके पास, सबके पास बराबर क्या है सर, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले मैं ऑप्शन नंबर ए चेक करता हूँ, Na पॉजिटिव। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो +1 है तो -1 करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। और एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दूंगा तो ये 18 आ जाएगा। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, ऑप्शन नंबर डी चेक कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा हुआ है सर, Ca+2। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। और +2 लिखा हुआ है तो -2 करना पड़ेगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आर्गन की बात करें, आर्गन में न्यूट्रल दे रखा है इसको, तो मतलब जितना इसका एटॉमिक नंबर उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 हो जाएंगे। के पॉजिटिव की बात करूं, इससे भी इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, +1 मतलब एक माइनस करना पड़ेगा, तो 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन -1 लिखा हुआ है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। एक प्लस करना पड़ेगा तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मैंने आपको निकालना सिखा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। 50 नंबर क्वेश्चन है सर, इतना बड़ा क्वेश्चन सर समझ ही नहीं आ रहा, छोड़ के आ जाऊंगा सर, मैं नहीं करूंगा इसको। भाई करके तो देख एक बार। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक है, असर्शन पढ़ते हैं,
लिथियम ठीक है एंड बेरिलियम ठीक है, अनलाइक अदर रिस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर्स फॉर्म कंपाउंड्स विद प्रोनाउंस्ड आयोनिक कैरेक्टर। अरे मैंने आपको पढ़ाया था ना, जब मैंने आपको एनोमरस प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, जो लिथियम होता है और जो बेरिलियम होता है ना, ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, बाकी और एलिमेंट्स इन ग्रुप के क्या शो करते हैं, आयोनिक कैरेक्टर शो करते हैं, पर ये क्या करते हैं सर, कोवेलेंट कैरेक्टर भी बनाते हैं, सॉरी कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं सर, कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। और ये बोल रहे हैं कि ये तो अपने आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो ये अपना क्या है सर, गलत है असर्जन। रीजन की बात करें अपन, लिथियम एंड मैग्नीशियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर है क्योंकि यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप होती है, मैंने आपको बताई थी, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, तो ये बात तो सही है, पर इन्होंने असर्जन गलत दे रखा है, तो मतलब असर्जन इज ट्रू बट सॉरी असर्जन इज फॉल्स बट रीजन इज करेक्ट, तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल है, समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात आती है नीट 2024 की, मतलब इसी साल की, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। भाई क्वेश्चन कहां से उठाया गया, पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया। क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, 3 से 4 बार मैंने आपको करा दिया, ये 3 से 4 बार, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसानी से आप कर पाओगे। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कितनी बार करा दिया मैंने कि जो बेरिलियम होता है ना, उसका बोरोन से ज्यादा होता है, बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा होगा। ये बोल रहा है कि बोरोन का बेरिलियम से ज्यादा होगा, यहाँ तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल है यार। नीट 2024 अभी जो पेपर आया था, उसमें क्वेश्चन कहां से उठाया गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तुम इंपोर्टेंस देख लो यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो नीट 2024 में पूछा गया आपसे, यहाँ पर पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है, ठीक है। तो हमको पता है ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5 होती है। फ्लोरीन की कितनी होती है, 4 होती है। सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन की होती है, तो ये तो नहीं आने वाला, ये तो नहीं आने वाला, ठीक है। फ्लोरीन के बाद कौन आएगा सर, ऑक्सीजन आएगा, उसकी 3.5 होती है, तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आना चाहिए। आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं, आसानी से मैंने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर मैंने टोटल आपको 52 क्वेश्चंस करा दिए, जो हमारे पिछले 37 साल में AIPMT में या नीट में पूछे गए थे। और बिल्कुल सारे क्वेश्चन कहाँ से आए अपने, सारे क्वेश्चन आए अपने जो मैंने आपको लेक्चर्स पढ़ा रखे थे, NCERT में से ही सारे क्वेश्चन पूछे गए। और मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान बिल्कुल एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ पढ़ाया है, और बिल्कुल सरल देसी भाषा में मैंने आपको हर लेक्चर कवर करवाया, और बिल्कुल आज उसका फल हमको मिला है कि सारे PYQ हमने कर दिए। अब हम NCERT के एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी करेंगे, और NCERT की एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो नीट में आने की प्रोबेबिलिटी रहते हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे, ताकि पीरियोडिक टेबल का जो हमारा चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट और पैक हो जाएगा नीट 2025 के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो पूरी वीडियो है, ये जो पूरा लेक्चर है, बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और आपको बहुत चीजें सीखने को मिली होंगी, और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ होगा कि अगर आप मेरे पूरे लेक्चर्स तमीज से देखते हो, कायदे से देखते हो, तो हर चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका ऐसे ही होने वाला है, या फिर मैं बोलूं हर चैप्टर आपका केमिस्ट्री का आपको इस तरीके से ही तैयार होने वाला है। बिल्कुल आपका 100% आप अगर अच्छे से अपना फुल इनपुट दोगे तो आउटपुट निकलना तय है। और नीट 2025 में भी वही क्वेश्चन आपका आएगा जो ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में कराया रहेगा। तो बिल्कुल तमीज से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से भरोसा कर सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बनूं मैं हिस्ट्री, फोकस ऑन विक्ट्री, काम करूं डेली। कहते हैं लोग सुनूं सिर्फ मेरी मंजिल ना गहरी, मानूं ना हार, ये दिल पर